नमस्ते साथियों, मैं महावीर सिंह साइक्रोमेट्री का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम साइक्रोमेट्रिक संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक वातावरण को आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न वायु अनुकूलन प्रक्रिया की जाती है। ये तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करके और शुद्ध वायु को बनाए रखकर किया जाता है। इसमें निम्न 10 संक्रियाएं हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहली है गेय तापन, दूसरी गेय शीतलन, तीसरी शीतलन एवं निरार्द्रीकरण, आर्द्रीकरण एवं निरार्द्रीकरण, शीतलन एवं निरुद्ध आर्द्रीकरण। ये 5 इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है गेय तापन, इंग्लिश में कहते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग गेय का अर्थ होता है या सेंसिबल का अर्थ होता है बिना अवस्था परिवर्तन कर किए हुए तापमान में वृद्धि करना या कमी करना। और गेय तापन का अर्थ है कि वायु की विशिष्ट आर्द्रता में परिवर्तन किए बिना और अवस्था परिवर्तन किए बिना तापमान में वृद्धि करना गेय तापन कहलाता है। चित्रानुसार TD1 तापमान पर वायु एक चैम्बर में प्रवेश करती है और इस चैम्बर में एक कुंडली होती है। इस कुंडली में गर्म जल प्रवाहित हो रहा है और जब वायु इसके संपर्क में आती है तो गर्म हो जाती है और TD2 टेम्परेचर बाहर निकलती है और कुंडली का तापमान TD3। तो हम ये कह सकते हैं कि TD1 टेम्परेचर लो टेम्परेचर है वायु का और TD2 हाई टेम्परेचर है। TD2 का जो मान है वो TD3 से कम ही होगा क्योंकि ये पूर्ण ऊष्मा नहीं ले पाएगा कुंडली की। तो TD1 तापमान से प्रवेश करती है और कुंडली जिसका तापमान TD3 है और वायु TD2 पर बाहर निकलती है, ठीक है। और TD3 से कम मान होगा TD2 का। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में इसे क्षैतिज रेखा 1, 2 द्वारा बताया गया है और बिंदु 3 तापन कुंडली को बताता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो है तापन कुंडली का टेम्परेचर। ऊष्मा अवशोषण साइक्रोमेट्रिक चार्ट द्वारा एंथैल्पी अंतर से ज्ञात किया जाता है कि कितनी ऊष्मा अवशोषित की गई है तापन कुंडली से। तो एंथैल्पी डिफरेंस से ज्ञात किया जा सकता है H2 माइनस H1। गेय तापन से ज्ञात होता है कि विशिष्ट आर्द्रता W1 बराबर W2 समान रहती है, कांस्टेंट लाइन है ये यहाँ W2 बराबर W1। और शुष्क बल्ब तापमान TD1 से TD2 तक बढ़ता है क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है, शुष्क बल्ब तापमान, वो लेफ़्ट से राइट बढ़ता है। और इसी प्रकार से सापेक्ष आर्द्रता phi1 से phi2, phi1 ये, phi2 ये भी घट रही है क्योंकि यहाँ पे 100% होती है, फिर 90, फिर उससे कम होते जाती है। तो विशिष्ट आर्द्रता घटती है। तो कितनी ऊष्मा निकाली है? Q बराबर H2 माइनस H1। तो H2 जो है वो हो जाएगा CPA TD2 माइनस TD1 प्लस WCPS TD2 माइनस TD1। यहाँ पे CPA क्या है? CPA जो है वो है विशिष्ट ऊष्मा वायु के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर
इसी तरीके से W आर्द्रता और CPS क्या है, संतृप्त वायु के लिए विशिष्ट ऊष्मा। संतृप्त का अर्थ है कि ये पॉइंट अगर यहाँ होता 1 पॉइंट तो वो संतृप्त अवस्था कहलाती। ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिकतम है, उससे ज़्यादा जलवाष्प नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ से TD2 माइनस TD1 कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास CPA प्लस WCPS बचेगा। इसको हमने लिख दिया CPM। CPM जो होता है वो होता है ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, और इसकी वैल्यू होती है 1.022। तो एक Q अपना क्या बचेगा, Q बराबर 1.022 TD2 माइनस TD1। इस प्रकार से ऊष्मा अवशोषण ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि है गेय शीतलन, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल कूलिंग जैसा भी सेंसिबल हीटिंग के बारे में पढ़ा, गेय तापन के बारे में, वैसे ही गेय शीतलन भी होता है। मैंने बताया कि गेय का अर्थ है बिना अवस्था परिवर्तन, अवस्था अर्थात द्रव से गैस या गैस से द्रव बिना परिवर्तन किए, केवल तापमान में वृद्धि या कमी। वृद्धि होगी तो तापन होगा और कमी होगी तो शीतलन होगा। तो विशिष्ट आर्द्रता में परिवर्तन किए बिना वायु को शीतित करना गेय शीतलन कहलाता है। चित्र में TD1 टेम्परेचर पर वायु प्रवेश करती है और TD2 टेम्परेचर पर निकलती है। तो ठंडी हो रही है तो TD2 की वैल्यू कम हो जाएगी TD1 से, लेकिन कूलिंग जो कॉइल है जिसमें ठंडा पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर TD3 होगा। यहाँ TD2 की जो वैल्यू है वो TD3 से अधिक होगी, क्योंकि शीतलन पूर्ण रूप से ठंडा नहीं कर पाता, यानी वायु को पूर्ण रूप से ठंडा नहीं कर पाता, इसीलिए इसकी वैल्यू TD3 से अधिक होगी। ये 1 से 2 द्वारा दिखाई गई है। तो 2 पर वैल्यू TD2, TD1 और TD3 और भी ज़्यादा कम है। इस तरफ कम होता है, इस तरफ ज़्यादा होता है, लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 1-2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु 3 शीतलन कुंडली का तापमान है। इस प्रक्रिया में W1 W2 बराबर है, क्योंकि बिना विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन किए हुए अपन शीतलन कर रहे हैं, तो विशिष्ट आर्द्रता जो है वो कांस्टेंट रहेगी और तापमान जो है घटेगा TD1 से TD2, और सापेक्ष आर्द्रता जो है phi1 से phi2 तक बढ़ती है। ये देखिए, पहले यहाँ थी फिर यहाँ होगी। जैसे जैसे अपन इस रेखा के पास जाएंगे 100% वाली के, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो बढ़ती है। अब इसके लिए ऊष्मा अवशोषण ज्ञात करेंगे। निष्कासित ऊष्मा, वायु से जो निष्कासित ऊष्मा है वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में एंथैल्पी अंतर H2 माइनस H1 से ज्ञात करेंगे। H1 माइनस H2 से, H1 ज़्यादा है H2 कम है, इस तरफ वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो CPS हम पिछली तरह ही लेंगे। H1 की वैल्यू CPA और H2 की वैल्यू CPS और TD1 मान TD2। यहाँ से TD1 TD2 कॉमन आ गया और CPA प्लस CPS को CPM लिख दिया, और CPM की वैल्यू 1.022। तो Q का मान वही आ जाएगा, Q बराबर 1.022 TD1 माइनस TD2 किलो जूल पर kg। ठीक है, नेक्स्ट है उपमार्ग गुणांक, बाईपास फैक्टर। जैसा हमने पिछले 2 गेय शीतलन और गेय तापन में पढ़ा कि पूर्ण रूप से ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती वो इसमें समझेंगे, और उसको अपन उपमार्ग गुणांक कहेंगे। जैसा अपन ने कुंडली बताई थी, ये कुंडली मान ली, शीतल या तापन कोई भी कुंडली हो सकती है। यहाँ से एयर इन कर रही है, तो एयर जो है हमेशा पूर्ण रूप से इस कुंडली पर संपर्क में नहीं रहती है। कुछ जो एयर है वो बिना टच किए निकल जाती है, तो बिना स्पर्श किए निकलने वाली वायु को अपन कहेंगे उपमार्गित वायु।
तो माना कि x अमाउंट जो है वायु का उपमार्गित हो जाता है, बाईपास हो जाता है और बाहर निकल जाता है। इसीलिए शीतलन में TD3 की वैल्यू TD2 से कम रहती है और तापन में TD3 की वैल्यू TD2 से अधिक रहती है। ठीक है, तो कुंडली से प्रवाहित होने वाली वायु का तापमान निकास पर कुंडली के तापमान से कम होता है तापन कुंडली में। इसी प्रकार वायु का तापमान कुंडली के तापमान से अधिक होता है शीतलन कुंडली में। ठीक है, तो चित्रानुसार x मात्रा कुंडली को बीच छुए बिना निकल जाती है, ये उपमार्गित वायु कहलाती है और उपमार्ग गुणांक द्वारा मापते हैं। उपमार्ग गुणांक किन किन बिंदुओं पर निर्भर करेगा? उपमार्ग गुणांक जो है फिन यानी कि ये जो कुंडली है उसकी जो पत्तियां है उनको फिन कहेंगे, इसकी लंबाई पर। दूसरा, प्रवाह की दिशा में कुंडली की पंक्तियों की संख्या, कितनी कुंडलियाँ लगी हुई है, और वायु के प्रवाह वेग, वायु कितनी गति से निकल रही है। तो बाईपास फैक्टर को परिभाषित कैसे करेंगे? तापन कुंडली के लिए उपमार्ग गुणांक बाईपास फैक्टर BPF शॉर्ट में लिखेंगे तो एग्जिट पर तापांतर बटावा प्रवेश पर तापांतर, निकासी पर तापांतर बटावा प्रवेश पर तापांतर को बाईपास फैक्टर कहते हैं। TD3 माइनस TD2 डिवाइड बाई TD3 माइनस TD1। ठीक है, ये तापन के लिए। शीतलन के लिए क्या होगा? TD2 माइनस TD3 होगा, क्योंकि TD2 की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए TD2 माइनस TD3 डिवाइड बाई TD1 माइनस TD2। कुल मिला के निकास पर तापांतर लेना है और प्रवेश पर तापांतर लेना है। ठीक है, ये हो गया उपमार्ग गुणांक जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। नेक्स्ट, तीसरी प्रक्रिया है आर्द्रीकरण एवं निरार्द्रीकरण। आर्द्रीकरण नाम से पता चल रहा है आर्द्रता बढ़ा रहे हैं, तो वायु के शुष्क बल्ब तापमान में परिवर्तन किए बिना वायु में आर्द्रता बढ़ाना आर्द्रीकरण कहलाता है। चित्र फर्स्ट में दिखाया गया है कि φ1 से φ2 सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है, φ1 से φ2 सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है और आर्द्रता अनुपात W1 से W2 बढ़ रहा है। ठीक है, और एंथैल्पी H1 माइनस H2 या H2 माइनस H1। ठीक है, H2 माइनस H1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, H1 H2 माइनस H1 होता है। इस प्रक्रिया में शुष्क बल्ब ताप स्थिर रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, TD1 और TD2 बराबर रहता है। इसमें केवल अपन जलवाष्प की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्या विधि है, कैसे जलवाष्प बढ़ाया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो शुष्क बल्ब तापमान स्थिर रहता है, ऊष्मा में वृद्धि गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का अर्थ होता है कि अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। ठीक है, केवल वो सेंसिबल हीट था, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है तो वो तापमान बढ़ रहा है, तो उसको सेंसिबल हीट कहते थे, ज्ञेय तापन कहते थे। अब है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का अर्थ है कि अवस्था परिवर्तित हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। माना कि जैसे 100 डिग्री पर कोई पानी उबल रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर दे रहे तो वो 100 ही रह रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, केवल अवस्था जो है जल से वाष्प में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रक्रिया गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा दी जा रही है H2 माइनस H1, लेटेंट हीट LH शॉर्ट में लिखते हैं, H2 माइनस H1। इसको विशिष्ट ऊष्मा के रूप, विशिष्ट आर्द्रता के रूप में HFG W2 माइनस W1 लिखेंगे। अब HFG क्या है? यह है गुप्त ऊष्मा। F का मतलब फ्लूइड, G का मतलब गैस। ठीक है, तो फ्लूइड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए गुप्त ऊष्मा। दूसरी प्रक्रिया है निरार्द्रीकरण। निरार्द्रीकरण का अर्थ
नाम से पता चल रहा है आर्द्रता में हटाना, आर्द्रता को हटाना। वायु के शुष्क बल तापमान में परिवर्तन किए बिना वायु में आर्द्रता कम करना निरार्द्रीकरण कहलाता है। चित्र बी में दिख रहा है कि 1 से 2 तक आर्द्रता में कमी आ रही है। आर्द्रता मतलब ये विशिष्ट आर्द्रता W1 से W2 तक घट रहा है, ठीक है। और सापेक्ष आर्द्रता भी phi1 से phi2 तक घट रही है, नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए घट रही है। और तापमान स्थिर है, TD1 और TD2 दोनों क्या है, स्थिर है, क्योंकि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल गुप्त ऊष्मा ली जा रही है, तो ये आर्द्रता में कमी आ रही है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण की, वो पढ़ते हैं। आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण की विधियाँ, कि भाई किसी प्रणाली में आर्द्रता कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे। पहले है आर्द्रीकरण। डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में पानी की बारीक बूंदों को स्प्रे के रूप में वातानुकूल स्थान में स्प्रे किया जाता है। ये एक प्रभावी विधि है आर्द्रीकरण के लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं वाटर कूलर या फिर कूलर यूज़ करते हैं, तो कूलर में पानी क्या होता है, हवा के साथ मिक्स होकर के डायरेक्ट रूप से और अपने को ठंडी हवा देता है। तो प्रत्यक्ष विधि हो गई, आर्द्रता बढ़ गई उसकी वायु की। दूसरी इनडायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट विधि में जैसे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ से एयर इनलेट हो रही है, ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही है और ये इस वायु के संपर्क में आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गई वायु वाशर विधि कहते हैं इसको। वाशर यानी ये वायु को धोने वाला, वाशर। तो पानी को वायु को धोता मतलब पानी इसमें मिक्स कर देता है और यहाँ से बाहर निकालते समय इसमें पानी की बूंदें भी होगी, तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट निरार्द्रीकरण। निरार्द्रीकरण के लिए वायु वाशर का प्रयोग किया जा सकता है और या रासायनिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वायु वाशर से, जैसे अभी अपने वायु वाशर का प्रयोग करके आर्द्रता बढ़ाई थी, अब घटाएंगे किस प्रकार से, कि जो अपन यहाँ पे वाशर में जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका तापमान अगर औसंग तापमान से नीचे कर दिया जाए तो क्या होगा, वायु के अंदर जो नमी होगी वो संघनित होने लगेगी, द्रवित होने लगेगी और द्रवित होकर नीचे गिर जाएगी, तो वायु क्या होगी, शुष्क हो जाएगी, ठीक है। तो आर्द्रता हट जाएगी। इसी प्रकार रासायनिक का, केमिकलों का प्रयोग से भी अपन कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो आर्द्रता को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक तो कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, एक सिलिका जेल यूज़ करते हैं और एक सक्रिय एल्यूमिना यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, पानी की जो बूंदें होती है वायु में उसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और गुणांक आएगा यहाँ, गे ऊष्मा गुणांक, सेंसिबल हीट फैक्टर। पहले अपने बाईपास फैक्टर पढ़ा था, अब सेंसिबल हीट फैक्टर। साइक्रोमेट्रिक प्रकरण में दी गई ऊष्मा दो भागों में बांटी जाती है, एक जैसे गे ऊष्मा और एक है दूसरी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गे ऊष्मा का अर्थ तो है अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा का अर्थ है तापमान में कमी या बिना तापमान में कमी किए अवस्था परिवर्तित करना। और गे ऊष्मा का अर्थ है केवल तापमान वृद्धि करना बिना अवस्था परिवर्तन के, ठीक है। तो इन दोनों के जो अनुपात है, गे ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का जो अनुपात है वो कहलाता है गे ऊष्मा गुणांक, सेंसिबल हीट फैक्टर। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं SHF, सेंसिबल हीट फैक्टर। तो गे ऊष्मा और कुल ऊष्मा का जो अनुपात है वो सेंसिबल हीट फैक्टर कहलाता है। तो सेंसिबल हीट SH बटावा कुल ऊष्मा है SH प्लस LH, ठीक है। SH का मतलब है सेंसिबल हीट गे ऊष्मा और LH का मतलब है लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट विधि है फोर्थ विधि। फोर्थ नहीं है ये, हाँ सॉरी, फोर्थ विधि है शीतलन एवं निरार्द्रीकरण। देख लेते हैं नंबर कौन सा है विधि का।
पहला था गेय तापन, दूसरा गेय शीतलन, तीसरा शीतलन एवं निरार्द्रीकरण और चौथा आर्द्रीकरण निरार्द्रीकरण। हमने उल्टा पढ़ लिया, पहले आर्द्रीकरण निरार्द्रीकरण पढ़ लिया है। अब अपन ये चौथा है तो शीतलन और निरार्द्रीकरण चौथी विधि पढ़ेंगे। वहाँ उल्टा लिख दिया था क्रम, पहले आर्द्रीकरण निरार्द्रीकरण है, फिर चौथे नंबर पर है शीतलन और निरार्द्रीकरण। तो ये विधि गर्मियों में प्रयोग करते हैं, गर्मियों में जो एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं उनमें ये विधि प्रयोग की जाती है। वायु को ठंडा किया जाता है और निरार्द्रित किया जाता है। ठीक है, वायु को शीतलन कुंडली अथवा शीतल जल स्प्रे से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु का शुष्क बल, ताप और विशिष्ट आर्द्रता दोनों में कमी आती है। टेम्परेचर भी लो होता है और विशिष्ट आर्द्रता भी कम होती है और सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, वायु का निरार्द्रीकरण तभी संभव है जब शीतलन कुंडली का प्रभावी तापमान, शीतलन कुंडली जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसका जो प्रभावी तापमान है TD4 औसांक तापमान से कम हो। जैसे मैंने बताया कि औसांक तापमान से कम होगा तभी वो निरार्द्रित कर पाएगा। कुंडलीगत प्रभावी तापमान उपकरण तापमान कहलाता है। जो कुंडली अपन यूज़ कर रहे हैं उसके तापमान को कुंडली का, उसको उपकरण औसांक तापमान कहते हैं, ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ADP कहलाता है। ठीक है, जैसे ये 1 से 2 तक शीतलन हो रहा। शीतलन का अर्थ है, देखिए फिर से समझना, शीतलन का अर्थ है लाइन इस तरीके से जानी चाहिए, राइट से लेफ्ट, और निरार्द्रीकरण का मतलब इस विशिष्ट आर्द्रता में कमी होनी चाहिए, इधर नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो माना कि पॉइंट पहले यहाँ है, अब इसमें शीतलन भी हो रहा है, निरार्द्रीकरण दोनों साथ हो रहा है, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, पहली विधि में अपन ने गेय तापन पढ़ा था तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था और वो कांस्टेंट हो रहा था, गेय हो रहा था, सेंसिबल हो रहा था, तो वो लाइन सीधी आ रही थी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो इधर जा रहा था। और दूसरे में गेय शीतलन में इस तरीके से जा रहा था, राइट से लेफ्ट। और तीसरी में आर्द्रीकरण निरार्द्रीकरण में, आर्द्रीकरण में लाइन ऊपर जा रही थी और निरार्द्रीकरण में लाइन नीचे जा रही थी। अब इन मेथड्स का कंबाइन है, किस किस का कंबाइन है? शीतलन यानी ये, और निरार्द्रीकरण यानी ये, इन दोनों का कंबाइन है। तो इसका मतलब तिरछी लाइन जाएगी यहाँ तक। ठीक है, और जो एपरेटस का जो टेम्परेचर है वो TD4 है। ठीक है, 4 इसलिए लिया है क्योंकि तीसरा पॉइंट इसके बीच में ले रहे हैं अपन, इसलिए इसको 4 माना है। 1 से 2 तक शीतलन और निरार्द्रीकरण होगा। शीतलन और निरार्द्रीकरण, इस विधि को अपन 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला है 1 से A और फिर A से 2। ऐसा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पहले शीतलन अपन मान रहे हैं कि पहले निरार्द्रीकरण हो रहा है, 1 से A तक निरार्द्रीकरण हो रहा है, फिर A से 2 तक शीतलन हो रहा है। ठीक है, तो इसका बाईपास फैक्टर जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। बाईपास फैक्टर TD2 माइनस TD4, निकास पर तापांतर भाजक प्रवेश पर तापांतर, TD1 माइनस TD4। और TD4 को हम लिखेंगे एपरेटस ड्यू पॉइंट, ADP। ठीक है, औसांक बिंदु ताप TD4 को, जो कुंडली का जो तापमान है उसको, इसको W के रूप में लिखेंगे तो W2 माइनस W4 निकासी पर, और W1 माइनस W4, W1 आएगा यहाँ, W1 माइनस W4 प्रवेश पर। इसी तरीके से एंथैल्पी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं। जैसे 1 से 2 तक अपन अगर संतृप्त अवस्था तक इसको ठंडा करें तो ये 3 बिंदु प्राप्त होगा संतृप्त अवस्था के लिए। और एक्चुअल प्रोसेस 1 से 2 अपन मान रहे हैं, और जो एपरेटस का है तापमान वो 4 है। जो 3 से 4 जो बिंदु है वो संतृप्तता पर शीतलन और निरार्द्रीकरण होगा। ठीक है,
इसको इस तरीके से समझाया हुआ है। तो वास्तविक प्रक्रम को ये कर्व रेखा द्वारा, डॉट डॉट रेखा द्वारा समझेंगे। एक्चुअल में जो लाइन सीधी नहीं आएगी, वो डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट दिखाई गई है उसके अनुसार प्रक्रम होगा। इसीलिए इसे दो भागों में बांट के अपन एंड पॉइंट्स के आधार पर अध्ययन करेंगे। अब कितनी ऊष्मा निकाली गई, Q बराबर H1 माइनस H2, एंथैल्पी चार्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं, H1 माइनस H2। तो इसको दो भागों में बांट लिया, पहले H1 से HA तक निराद्रीकरण, फिर HA से H2 तक शीतलन। तो इसको दो हीट हो गई। पहला तो हो गई लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा, निराद्रीकरण हो रहा है मतलब अवस्था परिवर्तित हो रही है। और SH सेंसिबल हीट यानी टेम्परेचर में कमी आ रही है, ठीक है, बिना अवस्था परिवर्तन किए। तो LH माइनस SH हो जाएगा। अब इसका सेंसिबल हीट फैक्टर भी निकाल लेते हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, हमने पढ़ा भाई, सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट भाजक कुल हीट, टोटल हीट। टोटल हीट किसके बराबर होगी, LH प्लस SH के, ठीक है। तो ये हो जाएगा H के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे, HA माइनस H2 ये है सेंसिबल हीट, और H1 माइनस H2 टोटल हीट, ठीक है। ये हो गया शीतलन और निराद्रीकरण। लास्ट प्रक्रम है 5वां, रुद्धोष्म आर्द्रीकरण के साथ शीतलन। अभी पहले निराद्रीकरण पढ़ा था, अब अपन आर्द्रीकरण पढ़ लिया शीतलन के साथ। चित्र के अनुसार जब वायु रुद्धोष्म चैम्बर से गुजरती है, अब यहाँ पर किस प्रकार का चैम्बर यूज़ किया हुआ है, रुद्धोष्म यानी आइसोलेट, इसमें ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी। तो पानी जो है नोजल से स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ से वायु एंटर कर रही है, जिसका तापमान TD1 है। और जो वायु है उसका औसांक तापमान कितना है, TDP1, और जो नोजल का तापमान है वो T1 है। तो ये इसके तापमान से अधिक होता है, जबकि शुष्क बल्ब तापमान TD1 से कम होता है। औसांक से तो अधिक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो निराद्रित हो जाएगी। तो औसांक से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन शुष्क बल्ब तापमान से कम होना चाहिए, जो इसको ठंडा कर सके, ठीक है। और प्रवेशित वायु के आर्द्र बल्ब तापमान TW1 के बराबर होता है। यानी कि इसका जो 3 टेम्परेचर अपन पढ़ते हैं, एक तो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर आर्द्र बल्ब, और एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो पहले वीडियो में बताया था मैंने, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो नॉर्मल अपन थर्मामीटर से मापते हैं वो, और TW1 जो है वो क्या होता है, अगर थर्मामीटर पर एक कॉटन लगा दे, गीला कपड़ा लगा दे, तो जो तापमान आएगा वो उसका आर्द्र तापमान बताएगा, ठीक है। और DP ड्यू पॉइंट औसांक, औसांक का मतलब है वायु में से जल वाष्प के कण बाहर निकलने लग जाए तो उसको औसांक तापमान कहते हैं। तो जो पानी आ रहा है वो औसांक से तो अधिक होना चाहिए और TD1 यानी शुष्क बल्ब से कम होना चाहिए, जिससे वो शीतलित कर पाए और उसको आर्द्रित कर पाए। और TW1 के बराबर होगा T1 का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, ठीक है। और इस स्थिति में वायु क्या होगी, शीतित होगी और आर्द्रित होगी। तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ज़रूरी है ये शीतलन और आर्द्रीकरण के लिए। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि रुद्धोष्म चैम्बर में है और संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को चार्ट में ये दिखाया गया है, 1 से 2 जो रेखा है उससे दिखाया गया है। और जो 3 पॉइंट है वो बता रहा है 100% दक्षता होने पर जो 2 पॉइंट है वो 3 पर होगा, ये बता रहा है। अगर यहाँ पे पूर्ण रूप से ऊष्मा ले लेता है पानी की,
तो ये 3 बिंदु पर मिलेगा, लेकिन वास्तव में 3 पे नहीं मिलता है, ये 2 पे मिलता है। तो 1 से 2 प्रक्रिया होती है। आदर्श बल्ब तापमान 1-2 रेखा द्वारा दिखाया गया है और आदर्श अवस्था 100% पर ये बिंदु 3 पर होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति में बिंदु 2 पर होता है। अतः चेंबर की जो प्रभावशीलता है या दक्षता है, कितना वो ऊष्मा अवशोषित कर पा रहा है, वो नीटा से ज्ञात करेंगे। दक्षता शुष्क बल्ब तापमान में वास्तविक कितनी कमी हुई और आदर्श कितनी कमी हुई, उन दोनों का अनुपात, या फिर उसको आर्द्रता के रूप में लिखेंगे तो विशिष्ट आर्द्रता में वास्तविक कमी और विशिष्ट आर्द्रता में आदर्श कमी, इन दोनों के अनुपात को दक्षता कहेंगे। यानी TD1 माइनस TD2 डिवाइड बाई TD1 माइनस TD3 और W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W1। ठीक है। अब इस चित्र में ये 3 लाइनें दिखाई हुई है, एक तो 1 से 3, एक 1 से 3 डैश, एक 1 से 3 डबल डैश। ये स्थितियाँ किस लिए है कि अगर आर्द्र बल्ब का तो तापमान है, ये जो पानी का जो तापमान है वो अगर उसके ड्यू पॉइंट से कम हुआ तो क्या होगा, ये 1 से 3 डैश हो जाएगा, यानी संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है। और अगर ज़्यादा हुआ तो ये तापन कर देगा 3 डबल डैश पर। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। इस प्रकार अपन ने आज 5 विधियाँ पढ़ी है इस वीडियो में। ठीक है। पहली थी गेय तापन, दूसरी थी गेय शीतलन, ठीक है, गेय तापन, गेय शीतलन, शीतलन एवं निरार्द्रीकरण, आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण, और शीतलन और निरुद्ध आर्द्रीकरण। ये 5 वीडियो अपन ने पढ़ी। अगले वीडियो में हम 6 से 10 तक की जो विधियाँ हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।